पत्रकार हैं। अनुज अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर साइबर एक्सपर्ट हैं। खास तौर पर आमंत्रित किया है हमने इनको क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर बहुत गंभीरता से अध्ययन के बाद यह भी पता चला है कि साइबर क्राइम को लेकर एनआईए अगर पूरे इंटेलिजेंस नजरिए से अगर चीजों को देखें तो साइबर क्राइम एक महत्वपूर्ण यहां पर इस वक्त विषय उभर कर सामने आया है। इसलिए हमने अनुज जी को खास तौर पर आमंत्रित किया है। अग्रवाल भी जुड़े हैं हमारे साथ और साथ ही साथ पवन अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल अनुज जी आपसे है। सवाल यह कि साइबर क्राइम पर एनआईए अगर नजर रखता है तो हमें किस नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि एक लंबी मुहिम आप लोग भी छेड़े हुए हैं इसको लेकर। प्लीज सर। देखिए, साइबर क्राइम आज दुनिया में सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है और उसमें करीब 400% की वृद्धि हो रही है साल दर साल, ऐसा एक सर्वे में देखा गया है। साइबर क्राइम पे जब नज़र रखी जाती है तो चूंकि ये कंप्यूटर्स के माध्यम से होती है और कंप्यूटर्स किसी के धर्म या जाति या सेक्स वगैरह को ध्यान में रख के जानकारी को इधर उधर नहीं करते हैं, तो इसलिए वो पूरी तरह से न्यूट्रल होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कंप्यूटर्स के माध्यम से साइबर क्राइम पे जो नज़र रखी जा रही है या जो भी प्रयास एजेंसीज करती हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रल होती हैं। उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन आती है, अगर वो इंफॉर्मेशन ऐसी है जो देश की सुरक्षा या किसी अपराध से संबंधित है तभी फर्दर कार्रवाई शायद वो लोग करते होंगे। तो इसलिए ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। लेकिन साइबर क्राइम और साइबर आतंकवाद का जो पूरा सिस्टम है वो ग्लोबल है जी, क्योंकि इंटरनेट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं होती हैं। आप किसी भी देश में बैठ के किसी दूसरे देश पर साइबर हमला कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, साइबर आतंकवाद कर सकते हैं और फाइनेंशियल क्राइम कर सकते हैं। तो कभी भी साइबर के मसले को आप जो है देश या प्रदेश या किसी बाउंड्री के हिसाब से नहीं देख सकते हैं। राइट। और आईटी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है कि जो पुलिस एजेंसीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जांच कर सकती हैं। जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी इंटरनेशनल है आईटी एक्ट में। तो अगर ये एनआईए को भी इस तरह का कोई जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिकली उनके एक्ट के माध्यम से दिया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये कोई नई चीज नहीं है। आईटी एक्ट सन 2000 में बना था। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा था सर कि एनआईए को अगर अधिकार मिलता है साइबर आतंकवाद रोकने के लिए, क्या उसको ताकत मिलेगी इससे जो ये बिल संशोधन हो रहा है? जरूरी है, बिल्कुल ताकत मिलेगी। और इसमें अभी बहुत देरी और दिक्कत हो रही है क्योंकि जो प्रक्रिया अभी है वो इतनी स्लो है और इतनी मुश्किल है कि जांच जो है इंडिया की बाउंड्री पे आके रुक जाती है और क्रिमिनल और आतंकवादी इसका फायदा उठा के देश की सीमाओं से बाहर बैठ के इस प्रकार के अपराधों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है एजेंसीज के सामने, चाहे वो एनआईए हो या कोई दूसरी एजेंसीज हो, उन सभी के सामने ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है ये देर से उठाया गया कदम है लेकिन ये जरूरी कदम है और इसको तेजी से लागू करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि देर से कदम उठाया है ये, क्योंकि इसका जिक्र आपने क्यों किया उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पवन अग्रवाल, एनआईए काम कैसे करता है और किस तरह से जो है अगर बिल को संशोधित किया जा रहा है तो वो मजबूरी क्यों आन पड़ी, मैं ये समझना चाह रहा था आपसे। देखिए, मजबूरी कुछ भी नहीं आई है। समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कानूनों में बदलाव किया जाता है। और जिस प्रकार के थ्रेट्स भारत पिछले 30 वर्षों से देख रहा है आतंकवाद को लेकर के, और पहले भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। पहले पोटा बना है और टाटा बना है, उसके अंतर्गत काफ़ी काम हुआ। लेकिन अभी आप ये देखिए कि जैसा अभी एक्सपर्ट साहब ने कहा, साइबर एक्सपर्ट ने, कि इस समय दुनिया के अंदर, भारत में नहीं दुनिया में सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो साइबर सिक्योरिटी है। राइट। साइबर क्राइम है। हमारे देश में अभी तक कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं बन पाया है जिसके अंतर्गत पुलिस या बाकी एजेंसीज इस बात पर ध्यान रखें कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए, फाइनेंशियल अगर हैकिंग होता है तो किसी के बैंक से पैसा निकल गया, एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ जो थ्रेट है वो ये है कि जिस प्रकार की इंफॉर्मेशंस पास ऑन हो रही हैं इंटरनेट के थ्रू, और जिस प्रकार से नेटवर्किंग जो है स्लीपिंग सेल्स का पूरे भारत में फैला हुआ है, जिस प्रकार से मदरसों के अंदर और बाकी स्थानों के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए एनआईए को बहुत सशक्त करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार का बदलाव आज संसद में आया है, आप देखिए कि कितना रेशो के ऊपर जो है उसको पास किया गया है। केवल 6 लोगों ने उसका विरोध किया जो संसद में थे,
आप बताइए, अगर ऐसा होता तो 260 के बदले 6 कैसे हो गए? नहीं तो ये यहाँ आवश्यकता ये है, देखिए मैं सबसे बड़ी बात नहीं बता सर, रहा हूँ। आपने मदरसे से जोड़ा क्योंकि मसला ये पॉलिटिकल नहीं था, आपने उसको सिर्फ मदरसे से जोड़ दिया। नहीं देखिए, मैंने नहीं, आपने मदरसे, कहा- क्योंकि मतलब जो मदरसे विरोध की, करेगा वो राष्ट्रद्रोही देखिए होगा। मदरसे की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आई हैं अभी नहीं, हाल में 4-5 दिन जो पहले भी। विरोध करेगा वो राष्ट्रद्रोही होगा सर। नहीं, विरोध की बात अगर नहीं वो है, वैसी नहीं अगर यहाँ सवाल विरोध उठा की रहे- बात अगर ही नहीं। मुखर्जी सवाल देखिए उठाएंगे तो वो राष्ट्रद्रोही मैं होगा। आपको यहाँ पहले बता दूं, ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, इसको राजनीतिक या धार्मिक रंग देने का प्रयास बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने घरों में ताले लगाते हैं, कैमरास लगाते हैं और सिक्योरिटी के रीजंस हम लोग जो है उसके लिए तैयारी करते हैं। ये पूरे देश की सुरक्षा का मामला है, इसको इतना लाइटली लोग लेकर के मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इसका विरोध करते हैं, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। नहीं, विरोध इसको अगर धार्मिक तर्क संगत दृष्टिकोण हो से तो क्या विरोध वाजिब है जी? वो भी विरोध भी ना हो, अगर विरोध तर्क संगत हो। नहीं, जैसे किस अभी बात का अभी विरोध? अभी देश की- अभी कौशिक जी ने कहा, कई उदाहरण दिए आपके सामने। देखिए वो उनके उदाहरण ठीक है, लेकिन हाँ। यहाँ मेरा ये कहना है तो क्या कि एनआईए देश का की- दुरुपयोग नहीं हुआ? देखिए देश की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा का विरोध करने का मतलब क्या है, आप बताइए। क्या हम इस देश में रह करके इसकी देश की सुरक्षा का विरोध करेंगे? ये कानून अगर आया है या इससे बदलाव लाया जा रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आप ये बाकी कह सब रहे हैं चीजें अलग एनआईए हैं। को ताकत दीजिए और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, अभी इसके अंदर बहुत सारे चरण होंगे, बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे। अभी ये एनआईए को स्ट्रॉन्ग किया गया, इसी तरीके से बाकी एजेंसीज को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। सारे जहां जहां पॉकेट्स हैं, जहां ज्यादा आतंकवाद पनप रहा है, उन सब स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आज हमने एनआईए को कर दिया आप मजबूत तो साहब अगले 2 महीने के अंदर आतंकवाद भारत से खत्म हो जाएगा। आपको इसका अंदाजा होगा पूरे देश में जिस प्रकार का नेटवर्क लश्कर तैयबा ने और इन लोगों ने फैलाया है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि भारत की एनआईए अभी तक सीआईए और एफबीआई से सबसे मदद ले रहा है जी, ताकि सूचनाओं को आदान प्रदान हो। किस प्रकार नहीं, मैं इसी बात से कह रहा हूं। ये बात अभी आपने अनुज जी कही, जिस तरह से अमेरिका तो पहले कदम उठा चुका था 2001 में, शायद आप इसी का जिक्र कर रहे होंगे और इसी वजह से आपको लग रहा है कि हम लोग डिले हो रहे, हमने देरी से कदम उठाया। तो साइबर एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं, जो साइबर क्राइम का जिक्र आप कर रहे थे, क्या यही वजह 2001 में जो अमेरिका ने कदम उठाया उसके बाद आतंकवाद को लेकर एक अलग सी मुहिम छेड़ी गई थी? आई एम राइट? बिल्कुल सही बात है, हम लोग बहुत लेट हैं। कानून में प्रोविजन था, लेकिन उस प्रोविजन का जो 66 FIT एक्ट में साइबर आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन वो इफेक्टिव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आतंकवाद हमेशा क्रॉस बॉर्डर होता है। इसका जाति, धर्म या इसको चीजों से नहीं जोड़ना है। तरह तरह के आतंकवादी हैं जो विभिन्न देशों पे नहीं हमला सर, करते मैंने नहीं रहते जोड़ा, हैं। पवन जी कह रहे थे मदरसों में चेक कर लीजिए, मैंने इसलिए बात कही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी तरह के लोग होते हैं और ये किसी एक धर्म का मसला बिल्कुल भी नहीं है, ये तो देश का मसला है। देश में सभी तरह के लोग रहते हैं और ये कहना कि किसी एक व्यक्ति धर्म विशेष के या जाति विशेष के या कोई कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं है। सभी तरह के लोग हैं जो देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों की मदद से काम करते हैं और उनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं। ये तो आईटी के माध्यम से इनको देखना जरूरी है और वो ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ये जो मॉनिटरिंग होती है, ये जो मॉनिटरिंग की जरूरत है या जो क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट की जरूरत है, विभिन्न एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक। आई डोंट थिंक इसका किसी धर्म से या किसी चीज से एसके कोई मुखर्जी, लेना देना है। आप लोगों ने अपनी बात रख ली, लेकिन एक बात अनुज अग्रवाल जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा में क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं, ये बात खुद गृह मंत्री कह रहे हैं। क्या कदम इस नजरिए से हम देखें और क्या वाकई में बिल संशोधित होगा तो एनआईए मजबूत होगी, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, सही दिशा में हम जाएंगे, क्यों लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आतंकवाद है वो आजकल कैसे काम कर रहा है। आजकल आतंकवाद कोई बड़ी सेना के रूप में काम नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल भी उनको कहते हैं और उनके कुछ लोग ऊपर काम करते हैं, ज्यादातर लोग पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह में काम करते हैं और वो इंटरनेट आदि के माध्यम से पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। वो लोकली अवेलेबल नहीं है। अगर आप सोचे कि लाइए हमें कोई आदमी दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, सूचना आ रही है तो हम जाके उसको लोकली पकड़ लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। राइट। दुनिया के कई ऐसे अंधेरे कोने हैं और इंटरनेट का भी एक अंधेरा कोना है जिसे हम डार्क नेट कहते हैं, जहां से ये लोग ऑपरेट करते हैं और साधारण तौर पर इन तक पहुंचना, इनकी बातों को सुनना, समझना और इन्हें पकड़ना नामुमकिन है। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे
तभी हम इनकी बात सुन पाएंगे। उन तक पहुंचना और पकड़ना तो फिर बहुत दूर की बात है। अगर वो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, तो हमारी एजेंसीज के पास अभी कोई खास ताकत नहीं है और जो लीगल प्रोसीजर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा है। कोई उसको सुनता मानता नहीं है, 3, 4, 5 साल भी लग जाते हैं। इसीलिए जांच एजेंसीज की जांच बड़ी लंबी खिंचती रहती है और अपराधी और अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे इफेक्टिव कदम उठाने से शायद कुछ तेजी आएगी। जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने यहाँ पर बोला भी कि काफी लंबे समय से जांच कर रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। उन्होंने कुछ सही कहा उन्होंने, क्योंकि वो भारत के जो बॉर्डर है उस पर जाकर रुक जाते हैं, जबकि ज्यादातर गतिविधियां बाहर से संचालित हो रही हैं। उनके पास कोई ऐसे लीगल प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि वो बाहर तक जल्दी पहुंचे और वहां जाके जांच पड़ताल करें, लोगों को पकड़ें। तो इसीलिए रुक जाते हैं। तो अगर उनको कोई इनेबलमेंट किया जा रहा है कानूनी तौर पे, संसद के माध्यम से या किसी और तरीके से, विदेशी समझौतों के माध्यम से, तो ये तो वेलकम होना चाहिए। इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था, फिर मैं पवन जी के पास जा रहा हूं कि अमेरिका ने एक कदम 2001 में उठाना शुरू कर दिया था। वो कौन से ऐसे कदम थे जो हम उठा नहीं पाए, जो राजनीतिक नजरिए से भी हम कह सकते हैं कि भैया देखिए आप लोगों ने इस वजह से कदम नहीं उठाया, ये नुकसान देश को हुआ? देखिए, अमेरिका ने कई तरह के बड़े सख्त कानून पास किए, उसमें डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित कानून भी थे और विदेशी धरती पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपनी एजेंसीज को मजबूत करने और लीगल वैधता देने के भी कानून थे। वो उन्होंने उसी समय पैट्रियट एक्ट नाम से उन्होंने एक एक्ट पास किया था, जिसके अंतर्गत उनकी एजेंसीज को देश विदेश में काम करने की उन्होंने छूट दी और उसके लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म इंटरनली करी, ताकि ऐसा नहीं हो कि उसका कोई दुरुपयोग हो। हमारे यहाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईटी एक्ट में हालांकि प्रोविजन दिया गया कि बाहर जांच कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि उसका कभी हमारी एजेंसीज ने प्रॉपरली यूज किया। विदेशी एजेंसीज के साथ हमारे जो समझौते भी हैं वो बड़े ऊपरी तौर पर हैं और हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत लंबा समय ले रही है उन एजेंसीज के और इन कानूनी प्रावधानों को यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा अगर आप बिल्कुल भी अभी तक क्रांतिकारी तो क्या, कछुए के चाल वाले परिवर्तन भी नहीं हो रहे हैं। तो अब अगर कोई कदम उठा रहे हैं, ठीक है, तो पवन मुझे अग्रवाल लगता है कि शायद फिर थोड़ा आ रहा हूं सा इसके शुरुआत मुझे आपके की पास है। आ रहा हूं। पवन अग्रवाल जी वो कह रहे हैं कि भैया क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को तो बहुत दूर की बात है, हम कछुआ चाल से भी नहीं चल रहे हैं, तो इससे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। तिलक जी, ऐसा है, कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं आती। अगर पिछले 10 से 15 वर्षों का अगर हम पूरा लेखा जोखा देखें आतंकवाद का कि किस प्रकार से गतिविधियां भारत में हुई हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें पिछले 10 वर्षों में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उस सब के पीछे साइबर अटैक्स हैं। जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन और जितनी क्विकली इन लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की हैं अपने स्लीपिंग सेल्स के साथ और स्लीपिंग सेल्स ने अपने आकाओं के साथ, उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना गूढ़ इनका नेटवर्क है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अभी उस तरीके के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसके लिए चाहे हमें विदेश में जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़े, लेकिन ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। वही बात तो वो कह रहे हैं और एनआईए में ये जो समझौते की बात जो उन्होंने कही थी, अनुज अग्रवाल यही बात आप कह रहे थे सर? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि हमारा कोई विदेश के लोगों से एजेंसीज के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन साइबर के नहीं है, मामले वो कह बहुत रहे- तेजी से देखिए, गुजर एनआईए जाते का हैं। ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी 2 साल पहले एक बहुत बड़ा मॉब लिंचिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा गया था। इंडिया में कई लोगों की हत्याएं भी हुई, ग्वालियर इत्यादि क्षेत्र में बहुत रहा। उसमें बाकायदा दावा किया उन लोगों ने कि उन्होंने विदेशों में बैठ के इस पूरे लिंचिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, ऐसा दावा करा गया। अखबार में निकला था, ये इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा था। तो ये सत्यता है और हमारी एजेंसीज उस दावे के बावजूद भी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकी। तो इसका मतलब पवन अग्रवाल आप कह रहे हैं कि enablement भाई नहीं एक दिन में बदलाव नहीं हो सकता, क्रांतिकारी कदम नहीं, हो देखिए, अब ये लेकिन मुझे NIA एक बात में- बताइए सर, आतंकवाद के दंश को हम कब से झेल रहे हैं और हमने किया क्या उस दिशा में, वो भी तो एक सवाल है ना सर। वो बता देखिए- रहे हैं कि 2001 में अमेरिका ने जो कदम उठाए थे उस लिहाज से तो हम बहुत पीछे हैं, हम कछुआ जाल भी नहीं चल रहे हैं अब तक। देखिए, वहाँ के जो आतंकवाद में और यहाँ के आतंकवाद में आप देखिए समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। डेमोग्राफिकल जो सिचुएशन भारत के अंदर है, वहाँ कश्मीर नहीं है कि घाटी के अंदर लोग छुपे बैठे हैं। अमेरिका के अंदर एक अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपनी एजेंसीज को मुस्तैद किया। हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता है कि हमारी एजेंसी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, उनको और ज़्यादा कानून को इस प्रकार से बनाया जाए कि किसी भी व्यक्ति को लिप्त पाया जाए तो उसके खिलाफ पूरा अभियोजन वो बात कह रहे हैं सर कि लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा तिलक जी, ये जो बेमतलब का डर केवल उन लोगों को है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के जाल में किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं।
जिस व्यक्ति का कहीं किसी प्रकार के आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है वो क्यों डरेगा? थैंक यू सो मच, आराम से बहस करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम एक्सपर्ट्स थे, सबसे ज्यादा होमवर्क आज कौशिक साहब करके आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी मेहमानों का। लेकिन सवाल सुरक्षा का है, उस पर सियासत क्या वाजिब है, जरा सोच कर देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।